नमस्कार। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का आज के इस एजेंडा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, हमारी आज की इस चर्चा का विषय है उम्मीदों का साल 2025। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को, तो आज भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 लोगों का पैनल मौजूद है जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि हर साल की तरह साल 2024 भी अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ हमसे अलविदा कह गया। ये साल हमें कई सारे बदलाव और सामाजिक बदलाव के साथ साथ कुछ चुनौतियां और कुछ उपलब्धियां भी देकर के गया। और इसके साथ ही जिस तरीके से ये साल आया है, नई उम्मीदें, नई उमंग, नए सपनों के साथ साथ कुछ संभावनाएं लेकर के आया है। क्या कुछ संभावनाएं होंगी, क्या कुछ बदलाव होंगे, और आने वाले समय में ये नया साल देश के युवाओं के लिए, हमारे और आपके लिए कितना लाभदायक होगा, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अपने जो मेहमान आए हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा रितु सारस्वत जी का। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप एक समाज शास्त्री हैं और इसके अलावा आप प्रोफेसर भी हैं और काफ़ी कुछ इस क्षेत्र में अपना जानकारी देंगे। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनसे भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत सिंह जी। आप शिक्षाविद हैं और इसके अलावा युवा प्रेरक भी हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और युवाओं से जुड़े हुए मसले के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ एक युवा उद्यमी या युवा एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्र में एक बिजनेस को अपना खड़ा किया और उसके साथ ही कई सारे लोगों को रोजगार भी दिए। उनसे भी हम अनुभव लेंगे। नेहा मिश्रा। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जिस तरीके से हमारी ये रवायत है कि अपनी इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले एक रिपोर्ट पेश करते हैं, तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दुनिया साल 2025 में प्रवेश कर चुकी है। नए साल में नए संकल्पों के साथ लोगों ने नववर्ष का स्वागत किया। गुजरा साल 2024 हमारे लिए बेहद यादगार और लाभदायक रहा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ ही 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बीते साल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका सरोकार हमसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके नेतृत्व में देश लगातार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। चाहे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो या विदेश नीति, सीमाओं की सुरक्षा हो या बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। वहीं 2024 के कार्यकाल में राज्य सरकार ने जनता के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। भजनलाल सरकार ने अपने पहले साल में करीब 1.25 लाख सरकारी नौकरी देने के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें 32,254 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न संवर्गों के 91,928 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं सरकार ने राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें करीब 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस निवेश के माध्यम से पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनिज, ट्रांसपोर्ट और एविएशन जैसे तमाम क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। वहीं सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से राजस्थान की जनता और युवाओं को रोजगार के अपार अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही। इसके साथ ही यह निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहां का मिनरल, खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में
पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। राजस्थान में वर्षों से पानी की समस्या चली आ रही है, जिसको दूर करने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ERCP प्रोजेक्ट लेकर आई। इस कड़ी में बीते 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में स्वयं पंजाब, काली सिंध और चंबल नदियों का पानी राजस्थान में लाने की सुरक्षा प्रदान की है। इससे राज्य के एक बड़े भूभाग को पानी उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही MP और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, MPKC लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो जलाभिषेक हो रहा था ना, ये दृश्य भी मैं सामान्य दृश्य नहीं देखता हूं। देश का भला करने के लिए सोचने वाले, विचार से काम करने वाले लोग, उनको जब सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई मध्य प्रदेश का पानी लेके आता है, कोई राजस्थान का पानी लेके आता है। उन पानी को इकट्ठा किया जाता है और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। गुजरते साल के बाद अब साल 2025 नई उम्मीदें लेकर आया है। इस वर्ष सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। यह वर्ष देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए शुभ हो, ऐसी कामनाओं के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरीके से जो साल 2024 गुजरा है उसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका सीधा सरोकार हमसे और आपसे है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना हो या राइजिंग राजस्थान जैसे एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना हो, और इसके अलावा ERCP से जो राजस्थान की धारा प्यासी थी उसकी प्यास को बुझाने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा आने वाला साल जो आ चुका है, 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं, ये साल हमारे लिए कितना लाभदायक होगा, कितनी ज्यादा संभावनाएं, इसी पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। और आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रितु सारस्वत जी के पास चलूंगा। रितु मैडम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो नया साल आया है, उम्मीदों का साल है, सपनों भरा साल है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, उद्घोष तो इस बात से है कि इस देश का जन जन, बालक भी, युवा भी, बुजुर्ग भी हर्षोल्लासित होगा, उत्साह से इस देश को पुनः यौवन की चुनरी पहनाने के लिए अपना आकंठ रूप से इस यज्ञ में आहुति देगा। और आह्वान मेरा उस आधी शक्ति से है जिसने एक परचम तो बीते वर्ष लहराई दिया है। अभी चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट आई है उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ और संपूर्ण विश्व को ये एक आईना भी दिखा रहा है जिसने भारत को कहीं ना कहीं ये कमज़ोर इस रूप में सिद्ध करने की कोशिश की थी कि यहाँ की नारियाँ पिछड़ी हुई हैं, सशक्त हैं और बिल्कुल भी जागृत नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, और वो पर्दे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये आईना उस विश्व शक्ति को है और इस संभावना ही नहीं, इस विश्वास के साथ कि जहां चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है अपनी रिपोर्ट में कि पिछली बार इस 2024 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो मतदाता थी, महिला मतदाता, वो पुरुषों से आगे निकल गई हैं। जैसा कि बहुतों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा कि 65.55 पुरुषों ने वोट दिया, तो महिलाओं का वोट प्रतिशत था 65.5
0.7 रितु जी, आपने आधी शक्ति की बात की, यानी कि आधी आबादी की बात की। आधी आबादी यानी महिलाओं का जो प्रतिशत रहा है वो किसी भी फील्ड में वोट की अगर बात की जाए तो वोट में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है। बिल्कुल। विक्रांत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। 2025 के साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार के कितने कुछ अवसर होंगे, कितनी कुछ संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, 2025 एक संभावनाओं का वर्ष है जी। भारत एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो इतिहास में हर देश को उसमें मौका मिलता है। ये मौका इस बार भारत को मिला है। हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हैं, और सबसे बड़ी युवा आबादी होने के साथ ही हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर का एडवांटेज भी हमारे पास है, और उसी के साथ साथ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये और मेक इन इंडिया पे हमारा जोर है। ये सारी वो संभावनाएं हैं जो युवाओं के भविष्य उजला होगा इस बात के लिए आश्वस्त करती हैं। अगर हम जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आज देखें तो अब बहुत सारी कंपनियां चाइना से अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। बांग्लादेश में जैसे हालात है उसके बाद अब वहां से बहुत सारी कंपनीज भारत में शिफ्ट हो रही है। भारत अब सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाने लगा है। स्वदेशी पे हमारा बहुत ज्यादा जोर है। डिफेंस में भी हम धीरे धीरे स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं वहां पर दी है। तो युवाओं के लिए तो आने वाला साल असीम संभावनाओं का साल है। ये उनके ऊपर है कि उसका कितना सदुपयोग कर पाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने बताया कि जो नया साल है कई सारी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। युवाओं की हमने बात की, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात हो, उसमें भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे। हम बढ़ेंगे नेहा जी की तरफ। नेहा जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि युवा एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपने करियर की शुरुआत की, आपने अपना एक बिजनेस भी सेटअप किया है, तो हम आपसे आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने ग्रास रूट से शुरू करके आज अपने बिजनेस शुरू किया। युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत जब करियर की थी, सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि बचपन में हमें यही सिखाया जाता है कि या तो आप इंजीनियर बने, या फिर आप डॉक्टर बने, या फिर और कुछ नहीं तो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर ले। लेकिन इन किसी भी चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमेशा से फैशन डिज़ाइन करना था, उसी में मेरा इंटरेस्ट था। मैंने फिर अपने पेरेंट्स को ये बताया। पहले तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमारी सोसाइटी ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी कभी इन चीज़ों में रहा नहीं है। किसी को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती है क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने सिस्टर ब्रदर सबको बोला, उनको कन्विंस करा कि मुझे इसी चीज़ में आगे बढ़ना है। फिर इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया मैंने। फिर मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया जयपुर में ही। फिर वहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की। ठीक है, हम आपसे और भी सवाल लेंगे, और आपके जो करियर रहा है या जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें भी आपके सवाल जवाब करेंगे। मैं रितु मैडम के पास आऊँगा। जैसे कि अभी हमने चर्चा की, जैसे अभी यंग एंटरप्रेन्योर बैठी हुई हम लोग के सामने, उन्हें किस तरीके से जो बिजनेस की शुरुआत की, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहें तो महिलाओं के लिए या जो यंग जनरेशन आ रही है उनके लिए कितनी कुछ संभावनाएं हैं, अगर हम रोजगार के प्रति देखते हैं या फिर कोई जो स्टार्टअप है उसके लिए देखते हैं? देखिए, अगर ये बात आप मुझसे 6 या 7 वर्ष पूर्व कहते या पूछते तो तस्वीर निराशाजनक थी। लेकिन विगत 2-3 वर्षों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है, सरकारी दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। और चूंकि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ तो मैं समाजशास्त्र से जुड़े हुए तत्वों को उल्लेखित करना ज़्यादा उचित समझूंगी। समाज में एक सकारात्मक बदलाव ये आया है कि जो समाज एक प्रतिसत्तात्मक समाज का चोला ओढ़े हुए था, धीरे से वो सरकने लगा है, और अब महिलाओं पे विश्वास होने लगा है। वो महिलाएं सिर्फ मैं शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रही, सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो स्टार्टअप है, सिर्फ आप आंग्ल भाषा का प्रयोग छोड़ दें तो ये सबसे अधिक स्टार्टअप तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण महिलाओं कर रही हैं, और वो इस तरीके के कार्य कर रही हैं जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तमाम तरह की चुनौतियों को भी स्वीकार कर रही हैं, और कहीं ना कहीं पिता के रूप में, भाई के रूप में और पति के रूप में, तीनों ही रूप में उन्हें सहयोग
हर स्थिति में मिल रहा है, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई ये आने वाला वर्ष पूरा कर देगा। मैं ऐसा विश्वास कई बार करती हूँ। देखा जाता है, हम अभी खुद ही देख रहे हैं, हम जयपुर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार भी कई सारी योजनाएं लेकर के आ रही है। बिहार फिलहाल में जयपुर में ही राजसखी मेले जैसा आयोजन किया गया, जिसमें कितनी सारी मतलब पूरे देश भर की महिलाओं ने आकर के अपने स्टॉल्स लगाए, अपने प्रोडक्ट को जो है क्रय विक्रय किया, काफी चीजें रही। तो ऐसे में सरकार और क्या कुछ योजनाएं लेकर के आई है, कैसे महिलाएं उसका लाभ ले सकती हैं, क्या कुछ फायदे पहुंचा रही है देखिए, सरकार? अभी सरकार का पुरजोर प्रयास है, स्वयंसेवी संगठन जो हैं उनमें महिलाओं को बहुत अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देने का, बिना किसी गारंटी के उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक का वो उन्हें ऋण भी प्रदान करती हैं, और जिन्हें वो आसान तरीके से, आसान किश्तों में उसे वो चुका सकती हैं। आप देखेंगे अगर स्वयंसेवी संगठन हैं तो वो पूर्णतः महिला नेतृत्व वाले हैं। और अभी अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जहां भारत कृषि प्रधान देश है, तो आप देखिए कृषि की जो दशा और दिशा है, भले ही बात किसान की आती है, लेकिन अगर आप प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो लगभग 80% से अधिक महिला किसान न सिर्फ कृषि भूमि में कार्य कर रही है, अपितु वो रोजगार भी उत्पन्न कर रही है। और बिल्कुल वही स्थिति मछली पालन में भी है, कुक्कुट पालन में भी है, दुग्ध उत्पादन में भी है। और सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो भरपूर इस वास्तविकता को पहचान चुकी हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में महिलाओं के हाथों में है, और वह स्वरोजगार हो या बड़े अंचल पे, बड़े स्तर पे उद्योग हो, वहाँ सभी जगह सरकार भरपूर रूप से अपनी सहायता प्रदान कर रही है। विक्रांत जी, जिस तरीके से जो आधुनिकता के इस युग में हम पहुंच चुके हैं, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप चाहे एआई की बात कर लीजिए, किसी भी चीज की कर लीजिए, तो क्या लगता है कि आने वाला जो ये साल आ चुका है, इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, कितने सारे अवसर होंगे डिजिटल एस्पेक्ट्स में, अगर आप देख करके? देखिए, हम मानव इतिहास का सबसे शानदार समय में आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं और जितना हमारा नॉलेज के लिए एक्सेस है, उतना शायद मानव इतिहास में कभी नहीं रहा। और जिस तरह का आज नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन है, ज्ञान का जो लोकतंत्रीकरण है, हर आदमी की पहुंच ज्ञान के पास है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और इसने प्रत्येक व्यक्ति को एम्पावर कर दिया है। आज पूरा विश्व खुला विश्व बन गया। वो जो चाहे, व्यक्ति जो चाहे उस सब्जेक्ट के अंदर, उस दिशा में वो अपना ज्ञान प्राप्त करता है और वहां जाकर के एक्सेल कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, टेलीकम्युनिकेशन में इतनी प्रोग्रेस होने के बाद, इंटरनेट आज घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के पास, भारत में सबसे सस्ता डेटा है ना। तो ये किसी तरह से हमको इतना एम्पावर कर रहा है अब कि धीरे धीरे, जैसे अभी भारत है, भारत की पहचान हो गई है एक तरह से आईटी पावर के रूप में। आज अमेरिका के अंदर आप देख लीजिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, सब जगह भारतीय हैं जो उन कंपनीज को लीड कर रहे हैं। और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे यूपीआई पेमेंट, आज पूरी दुनिया हमारे यूपीआई पेमेंट सर्विस को अप्रिशिएट कर रही है। वो हमने इस दुनिया को बताया है कि इस तरह से भी हो सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी ने किस तरह से करप्शन के जो लीकेजेस होते हैं उसको रोकने में कितनी शानदार सफलता हमने अर्जित की है, दुनिया के लिए एक मिसाल है, उदाहरण है जो हमको दे सकते हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अंदर मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए जिंदगी को और आसान बनाने वाली है। हमें उसे बाहें बढ़ा करके स्वागत करना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के हर क्षेत्र में आएगी ही आएगी, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से हम भाग नहीं सकते, हमें उसे आमने सामने करने की जरूरत है। और यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। नेहा, अभी हम चर्चा कर रहे थे डिजिटल के बारे में, एआई के बारे में। आप एक अपना बिजनेस अपने सेटअप किया, ऐसे में जो तकनीकी है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया? जो डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपने कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा जो क्लोथिंग बिजनेस है वो पूरा ऑनलाइन बेस्ड है। ठीक है। सो वहाँ पे लाइक 80% हमें टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ती है। सो सबसे पहले हमारा खुद का प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर है। वहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए, या फिर फोटोशूट हो गया, उसको प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, या फिर मार्केटिंग करने के लिए। आजकल इंटरनेट पे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू पूरी मार्केटिंग होती है, उसी के थ्रू ऑनलाइन सेल किया जाता है।
प्लस हम लोग प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस जैसे मिंत्रा हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया एंड नायका, इस तरह की काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम हमारा प्रोडक्ट दिखाते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं। सो उसके लिए भी हमें काफ़ी टेक्नोलॉजी की नीड पड़ती है, वहाँ पे प्रोडक्ट को दिखाना, उसको किस तरह से लेकर जाना है, उसका इन्वेंट्री किस तरह से डालनी है, ये सारा टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बिल्कुल। रितु जी, जिस तरीके से भी नेहा बता रही थी टेक्नोलॉजी का कैसे ये प्रयोग कर रही हैं, 80% चीज़ें इनकी जो है टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इनका अपना वेयर हाउस है, वहाँ पर ये चीज़ों को प्रोडक्ट तैयार करती हैं और इंटरनेट के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चीज़ों को बेच रही है। यानी कि एक जो परंपरा हुआ करती थी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक शॉप खोलनी पड़ेगी या कारखाना डालना पड़ेगा, उसके बाद में बाजार में रह करके आप खरीदारी कर सकते हैं या आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो डिजिटाइजेशन हुआ है उसमें चीज़ें बदल गई हैं, उसका जीता जाता उदाहरण नेहा बैठी हुई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी आ रही है, स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो उनके लिए बहुत बेहतर हुआ है और आने वाले समय में और कितना बेहतर होगा? देखिए, इसमें तो दूर दूर तक भी कहीं संदेह ही नहीं कि जीवन बहुत आसान हो गया है। और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि ग्रामीणों की जो क्रय क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और यहाँ पर मैं इस बात को आपको नोट करवाना चाहूँगी और अपने सुनने वाले श्रोताओं के लिए कि ये बहुत खुशी की बात है कि बीता साल हमें ये बहुत बड़ी उपलब्धि देके गया है। क्योंकि थोड़ा सा इसे समझने में मुश्किल होती है कि क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब अच्छा कैसे हुआ। तो अच्छा इस प्रकार से होता है कि इसका मतलब ये है कि बीमारी पे हम कम खर्चा कर रहे हैं और दूसरी जो हमारी खर्चे थे, जो हमारी जीवन की जद्दोजहद में खर्च होते थे, वो खर्चे हमारे कम हो गए। तो हम अपनी सुविधाओं की चीजें खरीद पा रहे हैं। और वो कम खर्चे क्यों कम हुए हैं, बीमारी क्यों कम हुई है? क्योंकि हमें अच्छा खाना मिल रहा है, बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। और इस वजह से एक चीज़ और बहुत बहुत बेहतर हुई है कि हमारी मातृ और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है हमारे बेहतरीन सरकारी प्रयासों के तहत। अब बात जो नेहा की बात हुई, यकीनन ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक हमारे समाज में बदलाव है। और विशेषकर ये महिलाओं के लिए दोनों स्तरों पे कि वो कुटीर उद्योगों में जो कुछ भी उनके पास वो जो व्यवसाय कर रही हैं, जो बना रही हैं बहुत सहजता से, वो पूरे भारत में एक विहंगम दृष्टिकोण से देखे तो पूरे भारत में बहुत सहजता से वो अपने सभी सामानों को बेच सकती हैं। और दूसरा, मेरी जैसी महिलाएं जो दिन भर दौड़ भाग करती हैं, कार्य करती हैं, उनके लिए बाजार जाना सहज नहीं हो पाता, वो अपनी मनपसंद सामान कहीं से भी खरीद सकती है। तो इस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। विक्रांत जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एआई की बात कर रहे थे आप, उसके बारे में कितना आसान हो गई चीज़ें। किसी के बारे में नॉलेज लेना हो, कोई चीज़ आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है या किसी भी क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नॉलेज लेनी है तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी चुनौतियों पर अगर बात करते हैं, कई बार ये भी देखा जाता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमें सोचने समझने की क्षमता भी कम होने लगती है। क्या ऐसी भी कुछ स्थिति सामने आ सकती है? आने वाले समय में एआई पे डिपेंडेंसी क्या ज़्यादा रहेगी, वो उचित है या इसके कुछ निहितार्थ भी होंगे? टेक्नोलॉजी दुधारी तलवार है। ठीक है, वो हमारे लिए आशीर्वाद भी है और वो अभिशाप भी बन सकता है। ये हम पे है कि हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। अभी कुछ दिनों पिछले महीने ही ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही चाइना, जहाँ का टिकटॉक चाइनीज कंपनी है, लेकिन चाइना अपने बच्चों को दिन में 1 घंटे से ज्यादा उसको यूज नहीं करने देता। तो ये वो मेजर्स है जो बताते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है। मुझे लगता है इसके बारे में हमारे देश में भी सोचने की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी को हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी और उसमें लिमिटेशंस कितनी होगी। अगर एक लिमिटेशंस के साथ यूज किया जाए, नहीं होती है, हाँ, इस पर बात नहीं होती। अगर लिमिटेशंस के साथ यूज किया जाएगा तो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। लेकिन अब उसको अनलिमिटेड यूज करेंगे और हम दिशाहीन होकर के यूज करेंगे तो हमारी वीकनेस क्रिएट हो जाएगा। और आज कहीं ना कहीं हमें युवाओं के अंदर वो एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शंस नजर भी आ रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले युवाओं से मिला था, मैंने उनसे पूछा कि कितना आपका स्क्रीन टाइम रहता है, तो ही वाज लाइक कि 1 घंटा 1.5 घंटा देखते होंगे। मैंने उसको मोबाइल लिया, उसके ऐप के अंदर देखा 5.5 घंटे स्क्रीन टाइम था। ही वाज सरप्राइज, वो खुद सरप्राइज था कि अच्छा मैं 5.5 घंटे स्क्रीन देखता हूँ, पता नहीं चलता। और उसके साथ ही फोकस नहीं रहता बच्चों का,
अटेंशन बार बार सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आते हैं उसके ऊपर जाता है, तो अटेंशन नहीं होने की वजह से, फोकस नहीं होने की वजह से ये उनकी स्टडीज को भी इफेक्ट कर रहा है, लाइफ की एम्बिशंस को भी इफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ वो लाइफ में सिग्निफिकेंट, यस एग्जैक्टली, वो अपने आप को फोकस ही नहीं कर पा रहे। रितु मैडम, मैं इसी पे एक सवाल मेरा बन रहा है कि जिस तरीके से आप लोग महिलाएं हैं, घर में रहती हैं और बच्चों की ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको डिजिटाइजेशन के इस युग में जो सोशल मीडिया जो यूज करने की एक जो परंपरा बना रखी है, जो एक टाइम जैसे स्क्रीन टाइम बताया सबने कि इतनी ज्यादा रहती है, बच्चों को कैसे इस पे रोका जाए और उनको कैसे इसमें बताया जाए? आजकल तो कई सारी ऐसी घटनाएं भी आती हैं कि बच्चों को अगर सोशल मीडिया चलाने से रोको, उनका मोबाइल छीन लो तो एग्रेसिव हो जा रहे हैं, एक ये भी चीजें आ रही हैं, तो कैसे इस चीज को रोका जाए और अच्छे वे में उनको कैसे समझाया जाए कि ये हम आपके लिए कितना लाभदायक है और कितना नुकसानदायक भी है? देखिए, आपका ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है और जिसमें भारत का पूरा भविष्य टिका हुआ है। शायद सुनने वाले श्रोता मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जैसे विक्रांत जी ने कहा, मैं यकीनन कह रही हूँ ये बहुत घातक है। घातक इस प्रकार से है कि चाहे वो वर्किंग मदर हो, चाहे वो हाउस मैनेजर हो, घर संभाल रही हो, सबसे पहले बच्चा खुद मोबाइल हाथ में नहीं लेता। जब वो छोटा बच्चा होता है, आप अपने आसपास दृष्टि घुमाएं, और मैं तो चूंकि एक बहुत गहन दृष्टि से इसका अध्ययन करती हूँ, समाजशास्त्र की चूंकि विद्यार्थी हूँ, समाज से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ, मैं निरंतर ये देखती हूँ कि 8 या 10 महीने का बच्चा, आप ट्रेन में सफर करें या फ्लाइट में सफर करें, बच्चा रो रहा है, सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाया जाता है। तो पहली भूल हमसे हो रही है, बच्चों से नहीं। और धीरे 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 हम अपना समय, अपनी लग्जरी, यहाँ सामान खरीद फरोख्त की बात नहीं हो रही, हम अपने आराम के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं, और जब वो उसके आदी हो जाते हैं तो हम उस मोबाइल को भी कोसते हैं, उस संस्कृति को भी कोसते हैं जिसका आरंभ हमने किया है। दूसरी चुनौती ये है कि सिर्फ बात इसकी नहीं है, बात युवाओं की जो फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े हुए, वो आदत हमने डाली है। और मैं विशेष तौर पे ये अभिभावकों की ओर बहुत बड़ी उंगली कर रही हूँ, मैं स्वयं अभिभावक हूँ, इसलिए मैं इस बात पर हस्तक्षेप भी करती हूँ। मेरी इस नव वर्ष में सिर्फ एक प्रार्थना है कि दिल से दिल जोड़े, आपस में हम घंटों बात करें, फोन पे बात करें, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करना छोड़ दें, उसकी बजाय हम फोन उठाएं और फोन पे बात करें। हम लोग हमारे फेसबुक पे बजाय हम एक अनजानी दोस्त को बजाने के बजाय पड़ोस की घंटी बजाएं और उनसे पूछे आप ठीक है ना, देखिए तो सही ये देश कितना सुंदर बनता है, लोगों के दर्द को जानने का प्रयास करें। और मैं निरंतर पिछले 2 दशकों से यानी 20 वर्षों से लिख रही हूँ, भारत में लगातार आत्महत्या की दर बढ़ रही है। तो ये वर्ष इस संभावना को लेकर आ रहा है, इस प्रार्थना को लेकर आ रहा है कि ये आत्महत्या की दर कम हो। और आप लोगों को हैरानगी होगी कि ये आत्महत्या की दर सबसे अधिक, अगर पिछले 2 दशकों के आंकड़ों को आप उठा के देखेंगे, क्योंकि मैं निरंतर इस बात का अध्ययन कर रही हूँ, सबसे अधिक आत्महत्या करने में 30 नंबर के स्थान पर आ रही हैं गृहिणियां। तो जान के तो देखिए उनके मन में कितनी पीड़ाएं हैं, उनसे बात कीजिए। ये मत समझिए कि वो कुछ कमा के नहीं लेकर आ रही हैं, हर किसी के मन में बहुत गहरे दर्द है। तो प्लीज बात कीजिए, इस मोबाइल को सिर्फ उतने ही और बात करने से बड़े से बड़े मसले, बड़े से बड़ी चुनौतियां मिट जाती हैं, बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल। तो जिस तरीके से दोस्तों रितु मैडम ने जो इतनी बात कही है, एक अपील की है आपके सामने, मैं दोहरा देना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल से बचा कर रखें, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होती है। तो कृपया करके इस पर जरूर ध्यान दें। और इसके अलावा आप स्वयं सोशल मीडिया यूज करने से पहले आप फोन पे बात भी कर सकते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं उससे बच भी सकते हैं, क्योंकि कई बार इसके नुकसान होते हैं और हमको ये पता नहीं चल पाता है। हम नेहा के पास चलेंगे। नेहा, जिस तरीके से आपने जैसे बिजनेस की शुरुआत की, कई बार सरकारें भी आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आधी आबादी को आगे लाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं भी चलाती है। चाहे मुद्रा योजना की अगर बात कर लीजिए, स्टार्टअप योजना में भी कई सारी ऐसी स्कीम्स लेकर के आती है। तो जब आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, तो क्या इस तरीके की किसी योजनाओं का लाभ लिया, या क्या लगता है कि आपको आगे लाभ लेना चाहिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा था, तो ऑफ कोर्स फंड की नीड हमेशा से रहती है बिज़नेस के लिए। मैंने ट्राई किया था कि मैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो मुझे पता था, आज के जब मैंने स्टार्ट किया था, ये 2022 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी थी, लेकिन उसके
उतनी अवेयरनेस नहीं थी। सो मैंने फिर इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च किया एंड उस टाइम पे PMEGP कुछ योजना थी, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन वैसी कुछ भी योजनाएं थी। मैंने ट्राई किया लेने का, बट मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था कि किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। फिर जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ी तो उसके डॉक्यूमेंटेशन और काफ़ी सारे प्रोसेस थे जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं ये नहीं ले पाई। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इसकी अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्ट हो गया है काफ़ी। सो जो भी अब जो नए स्टार्टअप्स है वो इन चीज़ों की ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अभी नेहा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, उसका सवाल का जवाब मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। इन्होंने बताया कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं, कई सारी योजनाएं होती हैं, युवाओं से जुड़ी होती हैं, महिलाओं से जुड़ी होती हैं, चाहे युवा मुद्रा लोन की बात कर लीजिए, इसके अलावा या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो स्टार्टअप चीजें स्कीम चल रही है और भी कई सारी चीजें। अवेयरनेस की कमी है, तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या इसमें एक आम आदमी का भी रोल है या सरकारों का ही इसमें रोल होना चाहिए? कोविड वाला जो एरा आया था उसके बाद इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है। और यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसेस के अंदर, सक्सेसफुल बिजनेसेस में कन्वर्ट किया है। ओला के बारे में हम जानते हैं, ओयो के बारे में हम जानते हैं, नाइका के, फ्लिपकार्ट, सो मेनी स्टार्टअप्स जो बहुत सक्सेसफुली हुए हैं और रोल मॉडल ही बने हैं युवाओं के लिए। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है कि यूथ के पास वो लिटरेसी पहुंचे, स्टार्टअप लिटरेसी पहुंचे। इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बन रहे हैं, जैसे अपने MIT में भी है, बाकी कॉलेजेस के अंदर भी इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वहाँ पे अलग से सेल होती है जो स्टार्टअप्स को लेकर के उनको गाइड करती है। इसके अलावा आजकल मीडिया के माध्यम से भी उन सारी योजनाओं का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। और उसके अतिरिक्त गवर्नमेंट की खुद की बहुत सारी वेबसाइट्स और पोर्टल्स ऐसे बन गए हैं जहां पर जाकर के युवा उन सब के बारे में जानकारी ले सकता है। इवन अब तो सारे बैंक्स के अंदर भी स्टार्टअप को लेकर अलग से डेस्क बना दी गई है। उस डेस्क पे जाकर के वो स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में उस संबंधित बैंक से सारी जानकारी ले सकता है। जी ठीक है। रितु मैडम, जिससे अगर महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के अगर जो समाज है, समाज की क्या कुछ भागीदारी होनी चाहिए? व्यक्तिगत लेवल पर अगर बात कर रहे हैं या सामाजिक लेवल पर, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी महिला सुरक्षा को लेकर? मुझे लगता है कानून अपनी जगह है, न्याय व्यवस्था अपनी जगह है, पर सबसे अहम तो सिर्फ और सिर्फ मेरी दृष्टिकोण में तो समाज की भूमिका है। और वो समाज परिवार से शुरू होता है, वो किसी नारेबाजी से शुरू नहीं होता, माइक पे लेके महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, इससे बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सकता। पहले जब आपका बेटा घर से बाहर निकले, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने अपने एक भाषण में इस बात को कहा था कि बेटियों से ना पूछें, बेटों से पूछें कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौट कर आएंगे। अगर ये शुरुआत हो गई ना तो यकीन जानिए ये अपराध दर बहुत कम हो जाएगी। और एक निवेदन और है, अगर आपके बेटे की शिकायत कहीं किसी भी माध्यम से आपके पास पहुंचे तो आप अपनी आंख में गांधारी की तरह से पट्टी ना बांधें कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जानिए, समझिए, और पहली बार अगर ऐसा होता है तो उसके कान उमेटिए। वो पहली गलती पे डांट पड़ने पे हर स्थिति में स्थितियां बेहतर होंगी। सिर्फ कहने भर से कि बेटियां और बेटे बराबर होते नहीं हैं, ये माँ और पिता का महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो बेटों को भी बेटियों के बराबर समझे। किस रूप में? कि बेटियां अगर छुई मुई हैं तो बेटों को भी ये बताएं कि बेटियों की सुरक्षा भी उतनी अधिक आवश्यक है। अगर एक बेटी के ऊपर भी उंगली उठेगी तो उंगली हर हालत में घर में उपस्थित बेटे पर भी उठेगी। जब ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह बेटे के, हर बेटे के सामने खड़ा होगा तो किंचित उस मर्यादा से डरेगा जिस मर्यादा के नाम पर आजकल, आज नहीं सदियों से बच्चियों को डराया जाता है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जो आप अपनी कुछ बात इसमें ऐड करना, अभी हम भौतिक उन्नति और संपन्नता की तरफ तो तेजी से जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा कल्चरल गैप क्रिएट हो जाए। और आज हम देख रहे हैं कि परिवार व्यवस्था के अंदर उन पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन होना शुरू हो गया है। आज परिवार में हम बच्चों को उनके आदर्श नहीं दे पा रहे, उनके जीवन आदर्श हमें सही टाइम पे उनको देना बड़ा जरूरी है। पहले ये होता था, संयुक्त परिवार होते थे तो दादा दादी और जो बुजुर्ग होते थे उनको कहानियों किस्सों के माध्यम से
कुछ नैतिक शिक्षाएं भी देते थे और उनके जीवन के आदर्श भी वहां तय हो जाते थे। ठीक है। आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम बच्चों को वो आदर्श दे पाए जो उनके लिए रेफरेंस हो जीवन जीने के लिए। उस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रितु मैडम, हमने संभावनाओं पर बात की, कई सारी चीजें आपने बताई कि कितनी ज्यादा संभावना है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए। अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियां भी रहती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी नजरों में क्या लगता है कि आने वाले समय में जो चीजें हैं सामने, चुनौतियां क्या कुछ होंगी, किस स्तर पर आएंगी? विक्रांत जी ने जो कहा उस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इस वक्त नहीं, आने वाले लगभग 1 दशक तक हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है विखंडित होते परिवार, विखंडित होते मूल्य। लेकिन एक कहानी की तरह से लगता है, ये लगता है कि मैं दूरदर्शन के मंच पे आई हूँ, मैंने भाषण दिया और अपने दायित्व से मैं मुक्त हो गई। ये सच नहीं है। अगर समाज को जोड़ना है, समाज जीवित होगा, परिवार जीवित होंगे, तभी हम उन्नति की बात कर पाएंगे, तभी हम राजनीति की बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें, मैं फिर एक बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूँ, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे विगत 8-10 दशकों में जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बताया गया, वो बहुत विखंडित इतिहास है, बहुत टूटा फूटा इतिहास है, जिसने हमारे युवाओं के भीतर ये जो अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए ना, उस गर्व को कहीं भुला दिया था। तो मेरा करवद्ध निवेदन है कि लक्ष्मीबाई तो हमारी आदर्श हैं, लेकिन अहिल्याबाई और जितनी भी तमाम हमारे, मैं अहिल्या माता का नाम तो इसलिए रही कि उन्होंने इस भारतीय संस्कृति को अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन ऐसी तमाम वीरांगनाएं जो हैं उनके बारे में चर्चा हो और हम अपने अभूतपूर्व, देखिए किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी भी देश का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो उसके गौरव में इतिहास से एकत्रित होता है, संगठित होता है। तो उस गौरव में इतिहास को हम पुनः पुनः दोहराए, बिल्कुल अपनी संस्कृति, अपना इतिहास को जानने का प्रयास करें। जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना हम भविष्य में अच्छा करेंगे। जितना लिखा जाएगा, जितना पढ़ा जाएगा, जितना बोला जाएगा, उतना ही मेरा देश सुदृढ़ होगा। बिल्कुल। विक्रांत जी, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि युवा कुछ कंफ्यूज टाइप में भी रहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोर्स कुछ करेंगे और जाएंगे किसी फील्ड में। तो ऐसे में अगर आप हमें ये पिरो करके जानना चाहें कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए, किस कोर्स की तैयारी करते वक्त हमें उसी लीग पर आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए अतिक जी, आजकल दुनिया ना ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। जब हमारा समय था तो हमारे पास विकल्प इतने होते नहीं थे। जो आसपास 4 लोगों ने सजेस्ट किया, हम उसमें आगे बढ़ गए और धीरे धीरे चलते रहते थे। आज पेस भी बहुत तेज है, आज के युवाओं को बहुत जल्दी से सफलता चाहिए, है ना, और उस जल्दी सफलता के चक्कर में वो बहुत सी बार हैस्टी डिसीजंस ले लेते हैं और उसके बाद उनको पछताना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि युवाओं को ये सोचने की जरूरत है कि अपना निर्णय लेते वक्त वो दूसरों का ना देखे, आसपास ना देखे, वो निर्णय ले अपनी रुचि के अनुसार, जो उन्हें बनना है, अपने सपने, अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से पहचाने, अपने लक्ष्यों को वेल डिफाइन करे और फिर उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़े। किसी और से इंस्पायर होकर के, किसी और से को कॉपी करने के लिए वो किसी फील्ड में ना जाए, वो उस फील्ड को चुने जिसमें उसकी रुचि है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं कुछ मैसेज युवाओं के लिए देना चाहूंगा। एक तो वो मैं आजकल ऑब्जर्व करता हूं, युवाओं में नशे की आदत बहुत होती जा रही है जी। वो एक ऐसी चीज है जो युवा ऊर्जा को समाप्त कर रही है। पंजाब में जैसे हालात है हम देख रहे हैं, धीरे धीरे अब कमोबेश शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हर तरफ नशे की लत फैलती जा रही है। तो युवाओं को इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है और इसके लिए समाज को भी आगे आना चाहिए, सरकार को भी विशेष प्रयास करने चाहिए। जी बिल्कुल। तो नेहा, सबसे पहले तो आप ये भी बताएं कि जिस तरीके से आपने जब करियर की शुरुआत की, अगर हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर कोई लेमैन है, किसी को कोई भी जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है, उसके पास पूंजी भी नहीं है, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करने की बात करें तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है, कैसे वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है या उसके बाद में अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है? जब भी कोई बिजनेस करे तो मैं ये मानती हूँ या तो इंसान करता है पैसा कमाने के लिए, या फिर करता है इंटरेस्ट के लिए। मेरा सजेशन ये होता है कि आप बिजनेस वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप उसको उसी तरह से अच्छी तरह से कर पाएं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप थोड़े टाइम तक करोगे और फिर हो सकता है काफ़ी चैलेंजेस आए और आप पीछे भी हट जाओ। अगर
आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो पहले आप उसका पूरी तरीके से स्टडी करो कि किस तरह से आगे बढ़ना है, उसको किस तरह से आगे ले जाना है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जस्ट अपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में फैशन डिज़ाइन का जो कोर्स था वो कंप्लीट करने के बाद में 2016 में ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और इतनी सही गाइडेंस भी नहीं मिली कि मुझे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सो मैंने 2016 में ही इसको स्टार्ट कर लिया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मुझे समझ आ गया कि मुझे उसका एक्सपीरियंस पहले गेन करना चाहिए था। सो मैंने उसी टाइम पे एक सही डिसीजन लिया, उसको क्विट किया और 4 साल पहले मैंने जॉब की। उससे मैंने एक्सपोर्ट हाउसेस में जॉब करके एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद में मैंने 2020 में फिर से इसको स्टार्ट किया। जब कोविड आ गया था तो ऑफ कोर्स सब बिजनेसेस एक बार के लिए स्टॉप हो गए थे और दिक्कतें थी। ठीक। सो उस चीज़ को मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और जब लॉकडाउन था उस टाइम पे एक नेगेटिविटी आ गई थी सबके अंदर, तो मैंने उसको एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। मैंने स्टडी किया कि मुझे अब कैसे अपना बिजनेस आगे लेकर जाना है और इंटरनेट पे ही सर्च करती थी कि किस तरह से वेबसाइट बनानी है, किस तरह से प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, किस तरह से शूट करना है। तो सारा चीज़ मैंने स्टडी किया और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। रितु जी, हम थोड़ा सा चुनौती की हमने बात की, काफ़ी चीज़ें आपने बताई। एक चीज़ जो हमारे सामने है वो पर्यावरण को लेकर के, जिस तरीके से अगर आप प्रदूषण देख लीजिए या पर्यावरण को जो नुकसान हो रहे हैं, ये भी चुनौती हमारे सामने रहती है। तो ऐसे में इस चीज़ से कैसे निपटा जाए? क्या सरकारें कुछ इसकी तरफ कदम बढ़ा रही हैं और आने वाले समय में इस दिशा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, फिर बड़ी मेरी बातें काव्यात्मक होती हैं, लेकिन मैं नारेबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। पर्यावरण को लेके इतनी बातें कही जाती हैं विभिन्न मंचों से, वो मंचों से शुरू होती हैं और मंचों से उतरने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। अगर वास्तव में सार्थक प्रयास करने हैं ना, तो इस देश का जो युवा और जो नन्हे बालक है ना, उनके मन में ये चेतना जगानी होगी। और ये चेतना जब तक दिलों को नहीं झकझोरा जाएगा ना, तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये बताना पड़ेगा 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर और 12वीं कक्षा तक, क्योंकि वही पिलर्स हैं। अब तो हम तो एक ऐसे मजबूत क्या कहना चाहिए, पका हुआ जो मिट्टी घड़ा होता है ना, जिसके ऊपर से पानी निकल जाता है, क्योंकि हम सब तो अपने स्वार्थ को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन जो आने वाला भविष्य है, ये पर्यावरण की समस्या से हमें बहुत हद तक निजात मिल सकती है आने वाले 10-15 वर्षों में, अगर जो हमारे पिलर्स हैं, अर्थात 3वीं 4वीं 5वीं कक्षा से पढ़ने वाले बच्चों के मन में हम इस बात को किस रूप में डालें कि ये पॉलीथीन बैग से वही पूरे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कविता से, और यकीन जानिए ये कोमल हृदय अगर किसी बात को दृढ़, ये बहुत जिद्दी होते हैं, अगर इन्होंने पकड़ लिया ना कि नहीं ये पॉलीथीन बैग्स हमें, मैं सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहे, यकीन जानिए सबसे पहले वही इस्तेमाल करना छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से जागरूकता करने की जरूरत है। हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज स्तर पे जो बच्चे हैं उनको अवेयर करें, आपसे अवेयर करेंगे तो जाकर के आगे स्थिति बदल पाएगी। बिल्कुल। विक्रांत जी, अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में ही राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश भी हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस निवेश से जो राजस्थान की धरा है, राजस्थान का जो विकास है, राजस्थान की जो और भी कई सारे क्षेत्र हैं, कितना ज्यादा विकास होगा और आने वाले समय में कैसी तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और असीम संभावनाएं भी है, क्योंकि अभी तक राजस्थान जो है, इसकी जो संभावनाएं हैं उसका पूरी तरह से दोहन हुआ नहीं है। ठीक है। राइजिंग राजस्थान एक हमें उम्मीद भी देता है कि हमारे युवाओं के लिए, कि हमारे यहाँ जो थोड़ी भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं उसकी वजह से कंपनीज इधर आने में थोड़ा सा हेसिटेट होती हैं, लेकिन राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट के बाद अब कंपनीज यहाँ आएंगी और देखेंगी कि यहाँ क्या क्या बिजनेसेस किए जा सकते हैं और युवाओं के लिए वो रोजगार के द्वार भी खोलेंगी। हमने देखा है बाड़मेर में जब पेट्रोलियम की खोज हुई, केन एनर्जी वहाँ पे आई, उसके बाद वहाँ बाड़मेर आज बहुत ही किस तरह से बदल गया है। जो कोई वहाँ 10 साल 15 साल पहले गया है और अगर आज वो जाकर के देखा तो बदलाव साफ नजर आता है। तो मुझे लगता है कि राइजिंग राजस्थान के जब
जो भी अभी प्रपोजल्स आए हैं, जब मटेरियलाइज होंगे तो पूरे राजस्थान की तस्वीर बड़ी बदलनी शुरू होगी, रोजगार के बहुत मौके आएंगे। लेकिन वहीं युवाओं के लिए एक और संदेश है कि वो मौके तो आएंगे, लेकिन उन मौकों को हम एनकेश कर पाएंगे क्या, हम उनको भुना पाएंगे क्या, उसके लिए हमें स्किल्ड बनना पड़ेगा। एक रिपोर्ट मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी कि यहाँ पर जो यूथ अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उनमें से 78% जो हैं वो उन जॉब के लिए स्किल्ड नहीं है। तो ये हमारे सरकार को भी सोचना पड़ेगा, हम एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाएं कि हम उन इंडस्ट्रीज की नीड को पूरा करने वाले, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्किल्ड युवा वहां पे प्रोवाइड कर पाए। और युवाओं को भी ये जानना पड़ेगा कि केवल रोट लर्निंग से या सिलेबस के पीछे भागने से या किसी को कंडेम्ड करने, दोष देने से काम नहीं चलेगा। आज नॉलेज सबके पास है, इंटरनेट ने सबको एम्पावर कर दिया है, तो अपने आप को स्किल्ड बनाए। इस 2025 के अंदर तय कर लें कि हमें कम से कम एक ऐसी स्किल सीखनी है जो वो दूसरों, जो उनको भीड़ से अलग खड़ा करके बिल्कुल इस तरीके से। नेहा, अभी जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हुआ है उसमें जिस तरीके से हमने चर्चा की, एमएसएमई पर ज्यादा ध्यान देने की बात की, चूंकि आप उसी फील्ड से आते हैं, आपने एक एमएसएमई अपना जो है तैयार किया है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि एमएसएमई पे कितना कुछ फायदेमंद रहेगा ये जो अभी हाल फिलहाल में जो राइजिंग राजस्थान हुआ है, कितना प्रभावित करेगा ये इस सेक्टर को? जो छोटे बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स है, एमएसएमई उसको काफ़ी हेल्प करती है। चाहे मशीनरी लेनी हो या बिज़नेस के लिए कोलेट्रल फ्री लोन लेना हो, तो एमएसएमई उसमें काफ़ी मदद करती है। सो हमारे जैसे छोटे बिजनेस वालों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल तो है। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से जो एमएसएमईज की बात की, अभी हाल फिलहाल में हम जब चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, हमने एक वीडियो क्लिप भी दिखाई जिसमें ईआरसीपी का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने जिस तरीके से जो पंजाब, काली सिंध, जो इस तरीके जो नदियों का पानी था उसको एक घड़े में मिलाया, यानी कि उसका एक मिश्रण कर दिया। ये अपने आप में एक इतिहास बन गई। ये जो तस्वीर दिखाई है इतिहास ही है। क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा लाभदायक होगा? जो राजस्थान की धरा प्यासी थी उसकी प्यास कितनी बुझ पाएगी? ये एक ऐसी आकंठ को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, क्योंकि बिना जल के तो जीवन है ही नहीं। हमारे पंच तत्वों में हमारा जो शरीर बना उसमें जल सबसे अहम है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये आरंभ किया है, यकीनन ये राजस्थान की दशा और दिशा बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। और इस तरह की योजनाओं की बहुत पूर्व हम संभावना व्यक्त कर रहे थे, और बहुत पूर्व माननीय वाजपेयी जी ने भी ये चाहा था कि सारी नदियों को जोड़ा जाए और भारत को एक लहलहाता देश बनाया जाए, है ना। तो उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि 2025 अंत तक जाते जाते हमें कुछ ऐसा ही दिखा जाए। बिल्कुल मैम, समाज की हम बात कर रहे हैं और समाजशास्त्र के आप जो है प्रोफेसर भी हैं, उसके बारे में जानकारी रखती हैं। एक चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, 2024 में भी हुई और आने वाले समय में भी, लिव इन का जो एक फैक्टर आया है, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है, लोग साथ में रहते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहीं ना कहीं मान्यता दे रखी है। तो ये कितना उचित है? और जैसे जैसे समय बदलेगा, हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हावी होगी, हम तकनीकी के क्षेत्र में जाएंगे, डिजिटल युग में पहुँचेंगे, कितना ज़्यादा बदलाव रहेगा? कैसे इसको देखती हैं आप? देखिए, अगर मैं बात कहूँ तो मुझे पुरातन पंथी माना जाता रहा है और माना जाता है, और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मैं मन से पूर्ण रूप से भारतीय हूँ। और आधुनिकता का कितना भी चोला पहनने का मैं प्रयास कर लूँ, मैं नहीं पहन पाती, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक ढोंग के। क्योंकि ये ढोंग, ये शब्द बहुत बुरा है, चुभने वाला है। वो रह तो उसी रूप में रहना जिससे से वैवाहिक दंपति रहते हैं, सिर्फ वहाँ वो कमिटमेंट करने से बच रहे हैं। तो वो जब साथ रह रहे हैं, वही आकांक्षाएं हैं, वही अपेक्षाएं हैं, तो उस कमिटमेंट से भागना, अपने व्यक्तित्व को स्वयं से छुपा लेना, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि आपको स्वयं में विश्वास नहीं है। मैम, ये डर क्यों है? यही चीज जानना चाह रहे हैं कि ये डर कैसे है? देखिए, बड़ा कमाल की बात है। मैंने इस विषय पे एक पुस्तक भी लिखी है। मैं भारत के तमाम समाचार पत्रों में इसके बारे में लिखती भी हूँ, निरंतर रिसर्च भी कर रही हूँ। ये डर सिर्फ एक है कि भारत में ना जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। तो यहाँ ये डर बैठा रहता है कि अगर मैंने विवाह कर लिया
तो और अगर विवाह टूटने की स्थिति अगर आई तो मेरे पर दहेज का आरोप लगेगा, घरेलू हिंसा का आरोप लगेगा और मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन विद्रूपता ये है कि आप लिविंग में रहेंगे तब भी इस तरह के आरोप लगते हैं। कोर्ट में इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। मैं ये मानती हूँ जहाँ कमिटमेंट है, जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण है, वहाँ पर इस तरह की संभावना कम होती है। और जो डर आपका लिविंग को विवाह को लेके है, वो ही डर अमूमन पूरी की पूरी तरह से लिविंग में भी है। तो बेहतर है एक ऐसे रिश्ते में रहें जहाँ एक दूसरे के प्रति भरोसा है, और सिर्फ ये सोच के कि अस्थायी रिलेशन में आप विड्रॉ कर जाएंगे। आप कितनी बार विड्रॉ करेंगे ये आप अपने मन में झांक के देख चिंतन करने की जरूरत है। ये बिल्कुल चिंतन करने की आप एक आवश्यकता है। युवा हैं और हमने जो सवाल जो छेड़ा है उस पर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि जो लिव इन जो सिस्टम चीजें चल रही हैं कितना ज्यादा उचित है और आपके नजरिए से कितना सही है, क्या कुछ मत है आपका इस पे? ये देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है जी। लेकिन हम भारत में रहते हैं तो हम जिस कल्चर से आते हैं, जैसी मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है आज भी। सो एक तरह से देखा जाए तो हमारा भी माइंडसेट वही हो गया है कि ये लिव इन में रहना ये सब वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर के हिसाब से सही नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है। बिल्कुल। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मत होते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम आया है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर है जो हमारे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये सही भी, कुछ लोग जो मत देते हैं अपना वो कहते हैं ये सही भी है, उचित भी है। विक्रांत जी, जिस तरीके से अब जो चर्चा हमने की है इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं, तो क्या लगता है कि 2025 में और क्या कुछ चीज़ें होंगी अगर हम फाइनल तौर पर आपसे जानना चाहें तो? देखिए, समाज में ना 2025 को अगर देखें तो मुझे आशाएं बहुत हैं और मैं सकारात्मक भी हूँ। एक तरफ इस तरह की विद्रूपताएं भी नज़र आती है जहाँ युवा गैर जिम्मेदार हो रहा है, वो लिव इन रिलेशंस में जाना चाहता है या वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं उन युवाओं को भी देख रहा हूँ जो 1 जनवरी को सुबह 3 बजे गोविंद देव जी के मंदिर दर्शन करने पहुंच जाते हैं। मोती डूंगरी गणेश जी के बाहर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन है। वो गर्व से अपने कल्चर को आजकल रिप्रेजेंट करने लगा है, वो उसमें अब हेसिटेशन खत्म होने लगी है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं अब हम एक होता है ना समाज के अंदर एक चक्रीय प्रवाह होता है परिवर्तन का, तो हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं जब हम वापस अपने इतिहास को, अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। क्योंकि हमने इस चीज को महसूस कर लिया है कि बिना सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के, बिना अपनेपन के, बिना भावनाओं के जीवन नीरस है और उस जीवन के अंदर आनंद नहीं है। और हम भारतीय जो है ना, ये हम हमेशा से एक तरह से सीकर रहे हैं, ट्रुथ के भी सीकर रहे हैं और आनंद के भी सीकर रहे हैं। बिल्कुल। तो रितु मैडम, चूंकि जिस तरीके से हमारी चर्चा रही, हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मैसेज देंगे नए साल को लेकर के, आने वाले समय में जो चीजें आएंगी? मैं तो बहुत अंदर से इतनी उत्साहित, तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत होगा, सब कुछ खूबसूरत होगा। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़े जा रही हूँ। आप सब युवा और प्रौढ़ सब कुछ जो गूगल पे ही सब कुछ में, जिसे गूगल बाबा कहती हूँ, उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो प्लीज़ आप ढूंढने विश्वकला कौन है। और अगर मेरे सुनने वाले श्रोताओं में से 10 ने भी ढूंढ लिया ना, तो आज की हमारी जो चर्चा है वो पूर्णतः सार्थक हो जाएगी। समय नहीं तो मैं बिल्कुल बताती कि विश्वकला कौन है, पर अगर आप ढूंढेंगे और अपने दूरदर्शन केंद्र तक मैसेज पहुंचा देंगे तो आज की पूरी वार्ता सक्सेसफुल रहेगी, सार्थक मानिए। बिल्कुल। नेहा, आज आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, काफी कुछ चीजें आपने बताई, लेकिन जो यूथ आपको देख रहे हैं, आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे जो कुछ सीख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जल्दीबाजी ना करें। जो भी अपना स्टार्टअप करना है, जो भी अपना बिजनेस करना है, उसके बारे में पहले पूरे रूप से स्टडी कर लें, उसके बाद में ही आगे बढ़े, ताकि आपका पैसा और टाइम वेस्ट ना हो और आप उसको और बेटर तरीके से कर पाएँ। बिल्कुल। विक्रांत जी, कम समय में आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देंगे? मेरे युवा भाइयों और बहनों से अपने आप पर विश्वास रखें, समय का सदुपयोग करें, समय को बेकार ना जाने पाए और कुछ नया सीखें। हर पल सीखने की ललक आपके अंदर रहनी चाहिए। ठीक है। रितु मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज से जुड़े कई सारे ऐसे मसलों के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विक्रांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज दिया और काफ़ी कुछ जानकारी दी। और नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी जानकारी दी और किस तरीके से क्या की चीज़ें रही।
तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी आज की जो चर्चा थी वो नए साल की उम्मीदों पर थी। नए साल में क्या कुछ उम्मीदें होंगी, क्या कुछ सपने हमारे पूरे हो पाएंगे, कितनी कुछ संभावनाएं हैं, लगभग सभी पहलुओं पर हमने बात की। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात होनी जरूरी है। तो आपसे एक बार अपील है कि आप नए साल में सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का उचित इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा टाइम पे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत रखें। और इसके अलावा बच्चे हैं, बच्चों को कृपया करके मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि हमारा जो कुनबा होता है, हमारा जो परिवार होता है, वहीं से चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एजेंडा में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में फिर किसी ऐसे ज्वलंत मुद्दे के साथ एक बार फिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।